नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड आज इतिहास रचने जा रहा है। उत्तराखंड आज देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सम्मान नागरिक संहिता लागू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून एक समान हो जाएंगे। अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले दोपहर करीब 12:30 बजे इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होना है। तो आज उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि इस इतिहास के पन्नों में यूसीसी के मामले में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यानी सम्मान नागरिक संहिता लागू होगी और हर धर्म हर वर्ग के लोगों पर यह लागू होगा। और इसमें कई सारे प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं, उस पर भी जानकारी देंगे। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। धनराज, आप बताइएगा, आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में एक और आज नया अध्याय लिखा जाएगा। वो अध्याय होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल शीतल, देखिए आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया जा रहा है। और यूसीसी लागू होने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य ऐसा बन जाएगा कि जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं सभी लोगों की जो निगाहें है यूसीसी पर टिकी हुई थी और इंतजार सभी लोग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज वो इंतजार की घड़ियां कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएंगी और आज उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और यूसीसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार का जो पोर्टल है वो भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी उसका भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि यूसीसी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सभी के अंदर थी और सभी इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज जब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा तो उसके बाद कई कानूनों में बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि जो यूसीसी के अंदर जो कानून रखे गए हैं वो बड़े ही सख्त कानून रखे गए हैं और सबको एक समान कानून मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जनता में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और वही देखिएगा शीतल के जो कानून में बदलाव रखे गए हैं उसमें साफ तौर पर जो तलाक वाले मामले थे वो नहीं हो पाएंगे। और जिस तरीके से देखिएगा कि जो कहा जाए कि जो रिलेशनशिप में रहते थे उनको भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो कानून बनाए जाएंगे यानी कि उनका पालन जरूर करना होगा। यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं जुर्माने की भी प्रावधान रखा गया है और उसके साथ ही कानूनी कार्रवाई का यानी कि सजा का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। धनराज, जरा ये बताइएगा आज का दिन कैसा रहेगा, कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे और कैसे इस यूसीसी कानून का जो वो लागू करने की एक प्रक्रिया रहेगी, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, थोड़ा सा ये समझाइएगा जरा। बिल्कुल शीतल, देखिए आज 12:30 बजे कहीं ना कहीं जो शैलेश बगोली है सचिव मुख्यमंत्री के, उन्होंने सभी विभागों को भी पत्र लिखा है और आमंत्रित किया है। और 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यूसीसी को लागू कर देंगे। और उसके बाद जो है सचिवालय में जो पोर्टल है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इस तरह कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर आज रखे गए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है उत्तराखंड वासियों में भी देखने को मिल रही है और उसके साथ ही जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि यूसीसी को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। एक ऐतिहासिक दिन आज का ये माना जा रहा है, क्योंकि इतिहास में कहीं ना कहीं ये अध्याय एक नया जुड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन धनराज एक और बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार का विजन हो या फिर राज्य सरकार का विजन हो, जिस तरह से उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया गया है, खासतौर पर यूसीसी के नजरिए से, क्या उस और ये एक का प्रॉपर आउटकम है सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? बिल्कुल शीतल, देखिए आप देखते होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरों पर रहते हैं और जब भी दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेके आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूसीसी को लेकर एक प्रयोगशाला उत्तराखंड के अंदर बनाई जा रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को में एक यूसीसी को लागू करने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया गया है। यदि कोई बदलाव इसमें करने होंगे तो वो बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो नाम है वो कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते आए हैं कि 2025 तक
उत्तराखंड का नाम अग्रिम श्रेणी में होगा, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भी एक वही प्रयास है कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू होगा तो कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों में नाम होगा वो उत्तराखंड का होगा कि सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है। और इसी तरीके से कहना है कई कानून आपने देखे होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के अंदर चलाया है, चाहे नकल विरोधी कानून हो या अन्य कई कानून इस तरह के हैं, धर्मांतरण को लेकर कानून हो, यानी कि जो यूसीसी बनाया गया है इसमें अब धर्मांतरण को लेकर भी एक नया कानून बनाया गया है कि कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। इसी तरीके से कई कानून इसमें रखे गए हैं, तो इससे लाजमी है कि उत्तराखंड एक अग्रणी श्रेणी में नाम जरूर आएगा। लेकिन धनराज, आपकी जब बात होती है आम लोगों से तो क्या बातें निकल कर आती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नया कदम उठाया जाता है या इस तरह का कानून लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों में जागरूकता नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, उस चीज से जागरूक नहीं होते। तो क्या लोग पूरी तरह से जागरूक हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से? उन्हें किसी तरह का डर का माहौल या कोई भी इसमें चिंता का विषय नहीं हो सकता पूरे उत्तराखंड के अंदर जनता में? बिल्कुल शीतल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य रहा है वो यूसीसी को लेकर बड़ा ही स्पष्ट लक्ष्य था कि जनवरी में वो यूसीसी लागू कर देंगे और कहीं ना कहीं वो लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया है। और जो वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किया था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होने जा रहा है। और हमें देखिएगा कि जनता की यदि मैं बात करूं तो जनता को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाए गए हैं। तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए गए हैं, चाहे कॉलेज की बात करें या स्कूलों की बात करें। तमाम छात्र छात्राओं को इस यूसीसी के बारे में बताया गया है कि आखिर किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से कानून मिलेंगे, किस तरह के आपके दायित्व होंगे, किस तरीके से आपको अधिकार मिलेंगे। वो सभी की जानकारी कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से सरकार ने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। और लगातार अभी भी कहीं देखा जाए तो लगातार जो कोशिश है वो सरकार की लगातार जारी है और प्रशासन की भी लगातार वो कोशिशें जारी हैं। और ये लगता है कि जनता से जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं जनता को इसके बारे में जानकारी जरूर है और जनता, लेकिन कुछ कानून है कि जो जनता को नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं पोर्टल के माध्यम से, अब जिस तरीके से पोर्टल का भी शुभारंभ किया जा रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से भी जनता पढ़ सकती है, जनता जान सकती है कि आखिर यूसीसी के अंदर क्या है, किस तरह के कानून होंगे, किस तरीके के अधिकार होंगे और किस तरीके से वो उनको यूज कर सकते हैं। जब से इसकी धनराज एक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई थी यूसीसी को लेकर आज तक जो तमाम जो लंबी प्रक्रिया चली उसके बाद अब इसको सामने लाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था सरकार पे। जाहिर सी बात है जहां पर सरकार कोई नई चीज लेकर आती है तो विपक्ष का एक अहम रोल होता है, बड़ा योगदान होता है। विपक्ष ने हमेशा कहा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, हमसे राय नहीं ली गई। तो क्या उनके एंगल से भी इसको देखना चाहिए? क्या उससे भी इसको मतलब उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि जो विपक्ष कह रहा है वो ठीक कह रहा है और कहीं जरूरत पड़े तो इसका संशोधन भी हो जाए? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जब भी सरकार कोई नया कानून या नया कार्य करती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम होता है उसमें त्रुटि बताना और लगातार वो त्रुटि कहीं ना कहीं विपक्ष से लगातार बताता भी है और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करता है। क्योंकि जब से प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से ही कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था और लगातार यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रहा था। और अभी भी देखिएगा कि यूसीसी को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इससे उत्तराखंड वासियों को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन वही कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये भी कहना है कि विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। यदि नुकसान होता है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जवाब दे दिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस कानून से किसी को भी कोई विशेष समुदाय हो या अन्य समुदाय हो, किसी भी समुदाय को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सबके लिए एक समान कानून यहाँ पर होगा तो उससे कहीं ना कहीं लाभ जरूर उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। धनराज, एक और बात बताइएगा जिसमें अलग अलग इसमें प्रावधान रखे गए हैं, चाहे वो शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक हो, हर धर्म हर मजहब के लिए एक समान रहेगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें है। प्रॉपर्टी को लेकर जरा बताइएगा इस दायरे में क्या कुछ रखा गया है, क्या प्रावधान रखा गया है? वारिस के मामले में जब किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम या किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न होता है, तो इस मामले में इसमें क्या देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए शीतल, आप
आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो कानून रखे गए हैं, इसमें जिस तरीके से आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कानून रखा जाएगा, तो कैसा आपको बता दूं कि जो रिलेशनशिप वाले रजिस्ट्रेशन है वो कराने अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही यदि आप कोई शादी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। यदि इस तरह का नहीं कराया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और 25,000 तक का जुर्माना रखा गया है। और इसके साथ ही सजा का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है। और जिस तरीके से देखा जाए जो जमीनों के विवाद है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जमीनों के विवाद उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यदि कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कहीं ना कहीं जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया है। और इसी तरीके से देखा जाए तमाम जो विवाद होते हैं जमीनों को लेकर, उनको लेकर प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जल्दी उत्तराखंड के अंदर भू कानून भी लाया जाएगा ताकि उत्तराखंड की जो जमीन है उसको खुर्द-बुर्द ना हो सके और उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। और आपने देखा होगा कि बाहर के व्यक्ति को खरीदने के लिए सिर्फ 100 गज से अधिक बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर जमीन नहीं खरीद पाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं प्रावधान जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल धनराज, एक छोटा सा सवाल है। 2022 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव से पहले ये ऐलान किया गया था और एक आश्वासन दिया गया था धामी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से इसको कैसे देखा जा सकता है इस पूरे कदम को, खास तौर पर क्योंकि चुनाव से पहले का वादा था और जाहिर सी बात है ये चुनावी वादा ही माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 2022 का जब चुनाव हुआ था शीतल, तो उस समय कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया जाएगा। और तब से ही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह के जो कमेटी है वो बनाई गई, ड्राफ्ट बनाए गए, ड्राफ्ट तैयार हुए, सब प्रक्रिया चली, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अंत समय आ चुका है कि जब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब उत्तराखंड के अंदर पूरा हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं इस कार्य को जनता भी सराहती हुई नजर आ रही है कि क्योंकि जनता का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा है वो किया है। तो इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को जरूर मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि 2027 में फिर एक बार चुनाव है विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं उसमें भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता इस वक्त उत्तराखंड से बने हुए थे, क्योंकि आज उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास दिन है। यूसीसी लागू होगा और यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए एक समान कानून जो है वो देखे जा सकते हैं। इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है कि इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। पूर्व में देखा गया है भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत दर्ज करती थी वहां पर विपक्ष द्वारा ईवीएम को दोषी ठहराया जाता था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। एक बड़ी अच्छी बात जो है, हर बार जो है हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट का चुनाव हुआ। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार प्रदेश भर में 66% मतदान हुए हैं। प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा प्रदेश में मत प्रतिशत घटना के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदान को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में मतदान हुआ है वह चिंता का विषय है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि इस विषय की गहनता से विचार करना चाहिए और मत प्रतिशत क्यों घटे हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये चूंकि अब चुनाव संपन्न हो गया है, आगे इस प्रकार से जो है चूंकि चुनाव की जो सूचियां हैं हमारे, हम अपने पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था बने कि जो लोग सूचियों में नहीं हैं उनको सूचियों में दर्ज कराएं। और ये पहले अमूमन होता था, सभी लोग करते भी थे और जागरूक मतदाता होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि वोटर लिस्ट का जब अंतिम प्रकाशन होता है तो उसमें जरूर हम लोग अपने बारे में ये जानकारी कर लें कि हमारा नाम कहीं छूटा तो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी जो है ये कहना चाहूंगा कि आप भी जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुंचाने का काम। रुड़की में उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
इस घटना को अंजाम देने के बाद पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। फायरिंग की इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फायरिंग का जवाब देने जा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने रोक लिया। इस अवसर पर खानपुर विधायक बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक खानपुर विधायक के आवास पर यह फायरिंग का मामला है, जहां पर फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पूर्व विधायक चैंपियन है जिनका नाता विवादों से रहा है और अचानक वो मौजूदा विधायक जो खानपुर के विधायक हैं उनके वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, हवा फायरिंग में होती है, लोग जुटते हैं, लोगों की भीड़ जुटती है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने, और ये तस्वीरें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो हवा में फायरिंग की गई, तोड़फोड़ की गई वहां पर, और उसके बाद जवाब में भी फायरिंग जो है वो वहां पर होने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने उसे फिलहाल नाकाम किया। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक आदमी को, एक पागल आदमी को सड़क पे खुलेआम छोड़ रखा है, गुंडाई करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। यही सरकार इसके मुकदमे वापस लेती है जब ये गोलियां चलाता है, और यही सरकार इसे संरक्षण देती है, इसलिए इसके इतने हौसले बढ़े हुए हैं। क्या मानते सर, इस तरह का वो कैसे कर रहा है, पहले बार गोलियां चला रहा है करके, क्या तो मामला है? मामला क्या है? साफ अराजकता है, बौखलाहट, पागलपन, इसी को कहा जाता है। आदमी जब अपनी हार से बौखलाया हुआ, जगह जगह से प्रताड़ित हुआ, लंढोरा चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे थे, भूरे को बुरे तरीके से हारे हैं चुनाव, दिमाग खराब हुआ है, चारों तरफ लोगों को गालियां देते फिर रहे हैं, यहां आके गोलियां चला रहे हैं। पागलपन नहीं है तो और क्या है? क्या हुआ विधायक जी, आज सोशल मीडिया पे चला तो आज पीछे आए अभी? वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा विधायक उमेश कुमार के आवास पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक चैंपियन की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही विधायक उमेश कुमार को भी हिरासत में ले लिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने कहा है कि दोनों के असलहों के लाइसेंस निरस्त होंगे, साथ ही उन्हें दी गई सुरक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जिले की कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। इनमें करीब 3 बजे के आसपास प्रणव चैंपियन द्वारा उमेश शर्मा के आवास और कैंप ऑफिस में जो की गई और जो की गई, उसके संबंध में पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इंस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके उनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे, जो इन्होंने अपने लाइसेंस असलहे यूज़ किए गए हैं, उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनको सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा के संबंध में क्योंकि शासन से प्राप्त ये सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेराव को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बार शासन से आग्रह किया जा रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, कुंवर प्रणव चैंपियन के विरुद्ध 307 जो पूर्व में बीएनएस से पूर्व की जो धारा 307 है उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उमेश शर्मा के अगेंस्ट में 452 अन्य धाराओं में जो लोग घायल भी हैं सर, कितने लोग घायल हैं, कितनों की अरेस्टिंग है सर? इसमें 5 दोनों पक्षों की ओर से 5-5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। दोनों पक्षों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, एक जो सेक्शन है तो आपने सुना एसएसपी ने क्या कहा, और इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पे भी रिव्यू किया जा सकता है। हो सकता है उनकी सिक्योरिटी में बाइफर्केशन हो या फिर अन्य चीजें, अन्य यहाँ पर जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। नौशान रजा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नौशान, सबसे पहले मैं इस घटना को समझना चाहूंगा, तो आखिर जो ये कल की घटना है वो कहाँ से शुरू हुई और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या कुछ अभी तक निकल कर आया है? नौशान, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है नौशान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि जिन प्रतिनिधियों को उन्हें चुना जाता है इस लोकतांत्रिक का ढांचे में, जिन्हें
वोट के जरिए पहुंचाया जा सकता है, उन्हें एक सम्मानजनक उन्हें एक पद दिया जाता है, लेकिन उसी पद का, उसी पावर का, उसी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वो आपस में इस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं वो करते हैं, जिसके चलते सवाल कई सारे खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, दोनों को हिरासत में लिया है और दोनों के जो लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें जब्त किया है और साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं उस पर भी कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर नौशान बने हुए हैं। नौशान, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो नौशान, आपको आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सर। नौशान, जरा घटनाक्रम समझाइएगा, कल पूरा क्या कुछ हुआ, कहां से शुरू हुआ और अभी तक क्या अपडेट आई है? देखिए कुणाल, आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। जो कल एक भयानक रूप इस कहानी ने ले लिया है। कहीं ना कहीं लगातार जब से खानपुर विधायक यहाँ पर खानपुर में विजय हुए हैं, तब से ही लगातार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कटाक्ष एक दूसरे से दोनों की तरफ हो रहे थे। या फिर पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन हो या फिर खानपुर विधायक उमेश कुमार हो, दोनों ही लगातार एक दूसरे पर सोशल मीडिया के द्वारा कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन ये सोशल मीडिया की जो कहानी है कल एक भयानक रूप ले लेती है, जहाँ पर पहले प्रणब सिंह चैंपियन द्वारा सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी जो है उमेश कुमार के खिलाफ की जाती है, जिसके बाद उमेश कुमार उसके वहां पर हवेली पर पहुंचते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं वहां पे गाली गलौज की जाती है। फिर जिसके बाद कल जो प्रणब सिंह चैंपियन है वो उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचते हैं, काफी असला लेकर यहाँ पर पहुंचते, कहीं फायरिंग की जाती है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर हरकत में आया और एसएसपी हरिद्वार ने तुरंत दिशा निर्देश देते हुए दोनों के विरुद्ध यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जी कुणाल। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मामला है नौशान, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि जिन्हें लोगों के लिए चुना गया है वो इस अराजकता पे उतर आएंगे तो पूरे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय की चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति है, एक पूर्व विधायक है तो एक वर्तमान विधायक है। कहीं ना कहीं जनता में भी ये लगातार रात से जो है चर्चा बनी हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है तुरंत एकदम इसमें एक्शन लिया जाता है और कहीं ना कहीं लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर अपील की जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया के द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा भी कहा जाता है कि किसी भी तरह का कानून व्यवस्था अपने हाथों में ना ले और यहाँ पर जो भी पुलिस का निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। लेकिन ये बड़ी बात है, कई गोलियां, कई फायरिंग यहाँ पर उमेश कुमार के कार्यालय पर की जाती है और कई लोग इसमें घायल भी होते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आई और एसएसपी हरिद्वार परमेश सिंह डोभाल द्वारा कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। जी कुणाल। बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी और पुलिस का दायित्व क्या बनता है? हालांकि पुलिस का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, दोनों पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या ये इस कार्रवाई का कोई ना कोई आउटकम निकल कर आएगा, कोई ना कोई परिणाम निकल कर आएंगे? देखिए कुणाल, ये तो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सामने यहाँ पर एसएसपी द्वारा जो एसएसपी परमेश सिंह डोभाल उनका बयान सामने आया है, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि हरिद्वार की फिजाओं को बिल्कुल भी यहाँ पर खराब नहीं करने दिया जाएगा, चाहे इसमें कोई भी हो, या वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का यहाँ पर जो है दंगा फसाद या यहाँ पर यहाँ पर फैलाने का नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस द्वारा यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भी और उनके साथी के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी कुणाल। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि उनके जो लाइसेंसी हथियार हैं वो भी जब्त किए जाएंगे और उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, तो ये कदम काफी होगा लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि ठीक है कार्रवाई हुई है? बिल्कुल कुणाल, इसमें साफ तौर से एसएसपी हरिद्वार ने साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं जो उन्हें असले के लाइसेंस यहाँ पर मिले हुए हैं उन पर भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और जो उन्हें सिक्योरिटी दी गई है उनकी भी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अगर इसी कार्रवाई से संतुष्टि शायद जनता को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरा रुड़की का माहौल कल पूरे दिन ऐसा रहा कि वहाँ पर भय का माहौल वहाँ पर चारों तरफ बना रहा। लोग कई तरह की चर्चा लोगों के अंदर रही, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से सामने आना और भय मुक्त
रोड के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करना ठीक है। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो फायरिंग के दौरान कोई बिल्कुल दुर्घटना नहीं बिल्कुल हुई। बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौशान, तमाम जानकारी के लिए। नौशान हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच रहे घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उनके द्वारा इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गई है और मांग की कि ऐसी परिस्थितियों को बनाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा न जाए जिससे जनता भयभीत होती हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश महामंत्री से इस विषय पर चर्चा की जिससे अनुशासन तोड़ने वालों पर यह कार्रवाई हो। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, क्यों विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। क्या कोई दोनों विधायकों के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई होगी? देखिए, कानून का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इस प्रकार की निर्माण करने से प्रदेश के जो स्वरूप है, जिस प्रकार का भय का वातावरण तैयार करने का जो प्रदेश में कोशिश हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।